अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नईम्स वर्चुअल एकेडमी। ये हमारा यूनिट नंबर 10 जो लास्ट हमारा चैप्टर है उस यूनिट है उसका चैप्टर नंबर 1। हमने इसका कुछ हिस्सा पढ़ा था पिछले हमारे जो लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे जो है इंक्वायरी की जाती है, कौन से स्टेप्स हैं जिसमें इंक्वायरी की प्रिपरेशन होती है, फिर इंक्वायरी की जाती है, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाती है। ठीक है, उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि प्राइमरी सोर्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी सोर्स कौन से होते हैं, सर्वे कैसे किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे की जाती है या कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि जो सोर्स है वो रिलायबल है या नहीं है, पब्लिकेशन के बारे में और ऑथर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि हाउ वाज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड। ये भी हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिफाइंग व्यू पॉइंट्स को आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा आइडेंटिफाइंग व्यू पॉइंट्स। ठीक है, अब आपको ये जो है ना, मैं ये वाला टॉपिक एक मिसाल से समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देखें। जो ऑथर्स या स्पीकर्स होते हैं ना, जो ऑथर्स होते हैं, ऑथर्स एंड स्पीकर्स have their own व्यू पॉइंट्स या पॉइंट्स ऑफ व्यू। हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है, चाहे वो राइटर हो, स्पीकर हो। ठीक है, तो कभी कभी वो क्या करते हैं या अक्सर करके वो क्या करते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। यानी जो वो सोचते हैं तो वो चाहते हैं कि हम भी वही सोचें, और जो हम पढ़ रहे हैं, जो यानी हम रीडर्स हैं, व्यूअर्स हैं या लिसनर्स हैं, तो हम भी उन्हीं की तरह सोचें और उन्हीं के जो भी जज्बात हैं वो हमारे अंदर भी आ जाए। ठीक है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम आइडेंटिफाई करें कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी ऑथर का, राइटर का, स्पीकर का, उसको देख के हम डिसाइड करें कि हमने इससे एग्री करना है या नहीं करना। ठीक है, अब एक मिसाल है, बेगिंग ऑन द बस, ये एक टॉपिक है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसके बारे में एक राइटर कह रहा है कि पिछले जुम्मे जो है मैं सदर से नाज़िमाबाद आ रहा था एक बस पे। ठीक है, पिछले जुम्मे जो है मैं सदर से नाज़िमाबाद आ रहा था और मेरे सफ़र के दौरान नहीं भी नहीं तो कम से कम 10 भिखारी मेरे पास ज़रूर आए। बस के अंदर आए 10 भिखारी तकरीबन भीख मांगने के लिए अंदर दाखिल हुए। हर किसी की अपनी स्टोरी थी। कोई कह रहा था कि दे दो, मुझे दे दो। ठीक है, मैसेज सेम था सबका कि मुझे दे दो बस। स्टोरी हर किसी की अलग थी। किसी की जो है कह रहा था मेरी बच्ची बीमार है, कोई कह रहा था घर में खाना नहीं है, कोई कह रहा था कि जो है मदरसे के बच्चों के लिए खाना दे दो। तो हर किसी की अपनी एक स्टोरी थी, लेकिन उनका मैसेज सेम था कि मुझे दे दो। ठीक है, तो पैसेंजर्स जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं देने पे। ठीक है जी, और कभी कभी तो जो बेगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, वो फिज़िकली काफ़ी डेंजरस भी होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पहला राइटर कह रहा है। ये सारी बातें पहला राइटर कह रहा है कि उनका एक डर्टी फेट हाथ जो था वो हमारे आगे आता है और कहता है कि दे दो, जो भी है दे दो, और वो हमसे लेने की कोशिश करते हैं, दूर नहीं हटते। ये पहले राइटर का जो था व्यू पॉइंट ऑफ था। ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू था।
अब दूसरा राइटर इसको जवाब देता है। आपने ये सारी बातें सुनी, अब आपको भिखारियों से नफरत होने लगी कि यार वाकई एक ही बस में बैठे हैं, एक दफ़ा आता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, 10 लोग आते हैं, कहते हैं मुझे दे दो, मुझे दे दो। ठीक है, ये राइटर की बात सुन के आपको भिखारियों से नफरत होने लगी और आप इसी को अमल करते हुए आगे भिखारियों को इग्नोर करोगे और उनको नहीं दोगे। अब दूसरा राइटर कह रहा है, वो कह रहा है इट कुड बी यू, ये तुम भी हो सकते हो। वो कह रहा है कि मुझे मिसाल के तौर पे असलम है कोई राइटर, मुझे असलम की स्टोरी सुन के मैं डर गया हूँ कि किस तरीके की उसकी थिंकिंग है। वो ये समझता है कि लोग जो हैं वो दिन रात इन स्ट्रेंजर्स को, इन भिखारियों को पैसे देते हैं। वो समझता है कि इन भिखारियों के पास खाने को भी सब कुछ है, पहनने को भी है, उनका अपना घर भी है, फिर भी ये मांगते हैं। या ये समझता है कि बाकी सोसाइटी को इतना ही जो है हमदर्दी है भिखारियों से कि उनको देते हैं। हमें तो अपनी रहमतों को, ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए कि हमारे हाथ अल्लाह ने देने वाले किए हैं, लेने वाले नहीं किए, इसलिए हमें गरीबों की और भिखारियों की मदद करनी चाहिए। अब ये दूसरे राइटर, मिसाल के तौर पे ये बुशरा हैं, उन्होंने ये बोल दिया। तो जब हम राइटर की लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हैं तो वो अपने अंदर वो उसका असर लेते हैं और उस पर फिर अमल करने लगते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कर रहा है। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, कि कैसे कोई इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, काफ़ी सारे वेज हैं जिस तरीके से हम जो है अपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है राइटिंग अ पैराग्राफ। राइटिंग अ पैराग्राफ, ठीक है जी। दूसरा है मेकिंग अ पोस्टर। ठीक है, मेकिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन। अब आप तुर्की गए टूर पे, तुर्की से वापस आए, अब आप तुर्की के बारे में जो देख के आए, जो समझ के आए, वो लोगों तक कैसे पहुंचाओगे? या पैराग्राफ लिखोगे, या पोस्टर बनाओगे, या ओरली किसी को बताओगे? ठीक है, या रोल प्ले करके अपने क्लासमेट्स को बता सकते हो, आप कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, पैराग्राफ के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, राइटिंग अ पैराग्राफ के बारे में। तो पैराग्राफ क्या होता है? अ पैराग्राफ is a group of sentences that usually explains an idea or viewpoint। ठीक है, पैराग्राफ जो है ग्रुप ऑफ सेंटेंस होते हैं जो कि एन का मतलब या अ का मतलब, दोनों का मतलब होता है वन। तो ये किसी एक आइडिया या व्यू पॉइंट को शेयर करते हैं, बताते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ईमानदारी इंसान को कामयाब बनाती है। अगर किसी भी आप इदारे में काम करते हो, तो अगर आपके पास ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी विल मेक यू सक्सेसफुल।
अब ये जो है हमारा एक व्यू पॉइंट है, ये हमारा जो है एक आइडिया है। अब इस पे पूरा पैराग्राफ काम करेगा। ये जो मेरी पहली लाइन है, ठीक है, इस पहली लाइन को जो है हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। ठीक है जी, द फर्स्ट सेंटेंस जो है वो टॉपिक सेंटेंस कहलाता है पैराग्राफ के अंदर। सही है। और फिर उसी फर्स्ट सेंटेंस को पूरा पैराग्राफ फॉलो करता है और सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। हम एविडेंस देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है, इस बात को प्रूफ करने के लिए। ये और हमारी जो है आजमाई हुई चीज़ है। ठीक है जी, समझ में आ गया पैराग्राफ क्या होता है। और इसके अलावा आपको बताऊं कि मेकिंग अ ग्राफ, ठीक है। ग्राफ क्या होते हैं? ग्राफ हेल्प अस कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। ग्राफ हेल्प अस communicate information they simplify and clarify information ठीक है जी। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो कि एक तस्वीर की सूरत में भी हो सकती है। उससे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन हम लोगों को बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन को सिंपल बना देता है और बिल्कुल क्लियर कर देता है। अब ये फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। ये फीचर्स होने चाहिए ग्राफ के, जो भी ग्राफ हो उनमें ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहले तो उसका एक टाइटल होना चाहिए, पता चले कि ग्राफ है किसके बारे में। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बताई जाए कि ये कहाँ से ली। ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी इसी तरीके से ऐसे ऐसे ये जो है लाइंस ड्रॉ होनी चाहिए, ये और उस पर कुछ नंबर या वर्ड्स लिखे होने चाहिए। इसके साथ साथ वर्टिकल एक्सिस भी होना चाहिए, जैसे टेबल नहीं बना हुआ होता एक्सेल में, वैसे ऐसे भी उसको जो है वर्टिकल भी होनी चाहिए लाइंस और हॉरिजॉन्टल भी होनी चाहिए। ठीक है जी। अब कुछ किस्म के आपको ग्राफ बना के भी दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कौन सा ग्राफ किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बार ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ आर यूज टू कंपेयर, बार ग्राफ्स आर यूज्ड टू कंपेयर measurements. The information on a bar graph is represented in bars or in columns. The information on a bar graph is represented in bars
or columns. They are often used when large amounts need to be shown. ठीक है, अब आपने सुना होगा जेल के अंदर आप कभी गए हो, किसी से लॉकअप में मिलने गए हो, तो वहाँ पे बार लगी होती हैं जो लॉकअप होता है जेल का। ठीक है, तो ये जो बार ग्राफ है ये मेजरमेंट्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बार्स में या कॉलम्स में बताई जाती है, इसलिए इसको बार ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, अब इसको मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ और कैसे होता है ये भी आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि किसी भी ग्राफ का क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। तो हमने इसको टाइटल दिया नाइसेस्ट फ्रूट या फेवरेट फ्रूट। ठीक है, सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा है। ठीक है, अब इस तरफ जो है वो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल। इस तरफ हम नंबर ऑफ पीपल लिखेंगे और इस तरफ जो है वो हम लिखेंगे फ्रूट्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं नंबर ऑफ पीपल लिख लेता हूं, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम फ्रूट्स के नाम लिख लेते हैं, ब्लैक से लिखते हैं, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स। ठीक है जी, अब ये देखें मैंने बनाया कि एप्पल कितने लोगों को पसंद है, 15 लोगों को। मिसाल के तौर पे 30 लोग हैं, 30 में से कितने लोगों को एप्पल पसंद होता है, तो 30 में से कम 15 लोगों को एप्पल पसंद होता है। ऑरेंज है, 10 लोगों को ऑरेंज पसंद होता है। बनाना है, 5 लोगों को पसंद होता है। मैंगो है, सब लोगों को 30 के 30 लोगों को पसंद होता है। ग्रेप्स है, 25 लोगों को पसंद होता है। अब ये देखें बार्स है ना, जैसे जेल की बार होती है। ठीक है, कैदी उनको पकड़ के खड़ा होता है, तो ये बार्स की तरह है। तो ये बार्स में ये हमने ये सारा टेबल आपको बना के दिखा दिया, एक बार ग्राफ बना के दिखा दिया। ठीक है, समझ में आ गया बार ग्राफ आपको। इसी तरीके से एक जो है वो लाइन ग्राफ भी होता है। ठीक है, लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ कैसे होता है ये भी आपको बना के समझाता हूं। ठीक है जी, अब पहले तो इसका एक टॉपिक होगा कि अंडे वाला बर्गर, जिसको हम एग बर्गर लिख लेता हूं। एग बर्गर सोल्ड पर डे, कि किस दिन पे सबसे ज़्यादा अंडे वाले बर्गर बिकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपको सिर्फ लाइन ग्राफ बनाने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले तो जो है इस तरीके से कर लेते हैं। इधर लिख लेते हैं हम जो है
पहले थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारा हो गया मंडे, ये हो गया हमारा ट्यूसडे, ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया हमारा सैटरडे, और ये हो गया संडे। ठीक है, अब इसके अंदर इस तरीके से लाइंस होती हैं। इस तरीके से ठीक है जी। अब ये हो गए हमारे क्या है, ये डेज हैं, और इस तरफ जो है हमारे आएंगे नंबर्स, जो कि हैं इधर 0, इधर 10, फिर जो है हमारा 20, फिर 30, फिर 40, 50 और फिर 60। अब मैं कह रहा हूँ कि जो मंडे है, मंडे पे तकरीबन 10 हमारे बर्गर सेल हुए, और ट्यूसडे पे जो है हमारे 30। तो मंडे पे हमारा ये 10 आ गया, और हमारा ट्यूसडे पे 30 आ गए, तो ये इधर 30 आ गया। अब ये बीच में एक लाइन आप लगा दें ऐसे। फिर वेनसडे पे भी 30 ही सेल हुए, जो एग वाले बर्गर थे। मंडे को 10 हुए सेल, ट्यूसडे को 30 हुए, और वेनसडे को भी 30 हुए। तो ये एक लाइन और इनमें लगा दें। ठीक है, और फिर जो है हमारे थर्सडे को हो गए वो 40 हो गए। तो ये इधर आप एक लाइन लगा लें ऐसे। और फ्राइडे को जो है वो हमारे वो 50 पे पहुंचे, और सैटरडे को भी 50 पर ही थे। संडे पर सबसे ज़्यादा जो है वो सेल हुआ, लोग फ्री थे, बाहर निकल आए ऐसे। तो ये है हमारा एक लाइन ग्राफ, इसको कहा जाता है। लाइन ग्राफ इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको? थैंक यू।